Hello everyone, this is your teacher Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए हम लोग आपसे कुछ बात करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल पर मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया था, शायद आप लोगों ने सोल्व किया होगा। जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया और जो किए भी, वो अपने आंसर को मिलावें और किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है उसको देखें। फिर उसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो उस प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान, उसकी लंबाई, उसकी एरिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल के वैल्यूज। तो सबसे पहली बात इसमें निकालना क्या था? इसमें निकालना था अपवाही वेग, अर्थात कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके अपवाही वेग। तो सबसे पहली बात, कॉपर में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने? कॉपर में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इंटू a इंटू l, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिस्टेड इन कॉपर n इंटू a इंटू l, एरिया इंटू लेंथ। अब कॉपर का कुल आवेश क्या होगा? ये n इंटू a इंटू l और इंटू e। अब सबसे पहली बात जो हमें निकालना है वो आवेश का मान निकालना है, इसलिए नंबर दिए हुए हैं 8.0 इंटू 10 टू द पावर 28। एरिया दिया हुआ है 8.0 इंटू 10 टू द पावर -6। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो सारे मानों को हमने क्या कर दिया? रख दिया। अब Q का वैल्यू कितना अपने पास उपलब्ध हो जाएगा? देखिए, 8 को 8 से 64 इंटू 1.6 और 19 6 25 और 28 में से 25 गया, वो हो गया +3। अर्थात इसको भी सोल्व कर देंगे, यहां से 10 हो गया और ये आपका वैल्यू दे दिया 64 और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, देखिए 1024 1024/10 इंटू 10 टू द पावर 3। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 102.4 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 1.024 इंटू 10 टू द पावर 5 देना पड़ेगा। अब क्या करना है? इतना कूलम्ब आपके मान आ गए। अब हमको निकालना तो है क्या? अपवाही वेग, अर्थात कॉपर के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके अपवाही वेग क्या होंगे। तो देखिए, लॉरेंज बल से क्या? इसकी फॉर्मूला है F बराबर QV साइन थीटा, और इसमें लंबवत कह रहा है, थीटा का मान भी दिया हुआ है, तो V का मान आपका F बाय QB साइन थीटा है ना। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए तो बात करते हैं V बराबर
एफ बाय क्यू बी साइन थीटा से। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻⁻2 और क्यू का मान 1.024 इंटू 10⁵ और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दिया है 5.0 इंटू 10⁻³ टेस्ला और साइन थीटा अर्थात साइन 90 डिग्री। तो क्या रिजल्ट हो गया, इस डिसिमल को आउट कीजिए, ऊपर में 1000, तो यहां से आपके रिजल्ट हो गए 8 बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 20, 5 × 10 2 12 और 10 × 50 1 51, 5120 और 5 में से 3 गया 2 आपका ऊपर चला जाएगा जो कि माइनस में आ जाएगा, तो 10 पे पावर -4, -4 में 3 गया -1, साइन 90 का मान 1। तो चलिए इतना आ गया, अब इसको कैंसिल करते हैं। कैसे करेंगे, 8 × 48 और 8 × 32, 640 आ गया। अर्थात इसको और सोल्व करेंगे 1/64 और ये भी 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 और जब इसको भाग लगाएंगे 64 से डिसिमल 1 0 और आ जाएगा, 1 से 64, 6 हो गया, यहां 9 में 6 गया 3, 360, यहां से 5, 5 का 20, 6 × 30, 30 2 32, यहां से 40, 400 और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे ख्याल से 5 6 से लग जाएंगे। तो इसका मतलब 0.156 गुने 10⁻⁻2 या इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 1.56 इंटू 10⁻⁻4 ये वैल्यू हो जाएगा। चूंकि डिसिमल के बाद 2 अंक हमने लिया है, इतना आपको आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 1.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सॉरी, ये 1.56 हो गया ना, तो यहां 3 आएगा। तो ये बात आ गई। अब जो हम बताएंगे अगला टॉपिक, वो बताएंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आप धारावाही चालक को रखते हैं तो धारावाही चालक पर जो बल कार्य करता है उसका व्यंजक क्या होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा यहां देखा जाए कि एक 0 यहां छूट गया, 0.0156 हो रहा है। इसके अनुसार से ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 1.56 जब करेंगे तो हो जाएगा -4। 1.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू होगा। इसको नोट कर लें, ये थोड़ा सा। अब मैं आपको बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक। तो इसको बतलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उस धारावाही चालक से धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च, क्योंकि संवहन धारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में आप धारावाही चालक ले जाते हैं तो उस पर जो बल कार्य करेगा
वह किस प्रकार का बल कार्य करेगा और उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी, यह मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए एक धारावाही चालक को हम लेते हैं। यह एक धारावाही चालक है। ये एक धारावाही चालक मैंने बना लिया और ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र हमने खींचा है। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो है यह एक दूसरे के समांतर बताया जा रहा है, क्योंकि समरूप का मतलब होता है कि जो रेखाएं खींची जाएंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। और ये आपका बल हो गया जो कि इस तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक से, वो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी जो धारावाही चालक की लंबाई है प्रति एकांक आयतन में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी n है और इस धारावाही चालक की लंबाई स्मॉल l है। तो बात करते हैं कि ये है क्या। तो माना कि एक धारावाही चालक, जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर। माना कि एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है, जिसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा से इस प्रकार रखा गया है, कि यह क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। क्या आपने देखा कि एक धारावाही चालक, मान लीजिए ये XY है, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हम इस प्रकार रखते हैं कि यह क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। अब ये जो धारावाही चालक है इसकी लंबाई स्मॉल l है और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A है। अब चालक के प्रति एकांक आयतन में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n और चालक से स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो क्या किया गया कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, स्मॉल l, और चालक से जो है वो I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसको नोट कीजिए। अब देखिए, चालक से प्रवाहित धारा की प्रबलता,
धारा की प्रबलता। जैसा कि आपको पता है कि धारा की प्रबलता क्या होती है, I बराबर NA EVD। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की प्रबलता होती है। तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n थे, तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, n इंटू a इंटू n। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, EVD इंटू बी साइन थीटा। क्यों, आपको पता है कि ये किस बल के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, लॉरेंज बल के अनुसार, ये आप पढ़े हैं। तो F इक्वल टू EVD इंटू बी साइन थीटा हमने लिया। अब देखिए, ये प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये होता है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ये क्या बताया, सबसे पहली बात, जो चालक से धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, तो I बराबर NEVD, ये बताए थे हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में, I का मान NAEVD। तो चूंकि चालक में प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो टोटल चालक में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n इंटू a इंटू l, जो जहां a इंटू l आपको आयतन बताता है। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्य करेगा, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल के अनुसार F बराबर EVD इंटू बी साइन थीटा, जबकि हमने बताया था आपको F बराबर QVB साइन थीटा। तो वहां चालक पर आवेश जो था वो Q था, और यहां चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है, F बराबर EVD इंटू बी साइन थीटा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब बल निकल जाएगा, और हमको यह भी पता है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो हम चालक पर लगने वाले बल के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब मैं बताऊंगा कि बल क्या कार्य करेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो मान मैंने निकाला था, F बराबर चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, n इंटू a इंटू l, और क्या, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या था, E इंटू VD इंटू बी साइन थीटा। तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, E इंटू VD इंटू बी साइन थीटा। अब क्या करना है, F इक्वल टू NAEVD को एक साथ ले लिए, और LB साइन थीटा को एक साथ ले लिए। जैसा कि हमने आपको अभी निकाला था कि I बराबर NAEVD, अर्थात चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता, F बराबर कितना, इसका मान I इंटू L इंटू बी साइन थीटा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब किसी
धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर F इक्वल टू ILB साइन थीटा बल प्राप्त होता है। अब देखिए इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, स्पेशल कंडीशंस। ये स्पेशल कंडीशंस क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहला कंडीशन है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि F इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री, जिसका मान क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0। इसका यह मतलब हुआ कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। फिर से सुनिए, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। अब दूसरा केस कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री, जब थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे तो F बराबर ILB साइन 180 डिग्री और इसका मान भी 0। इससे यह पता चलता है कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के प्रति समांतर रखा जाता है तो प्रति समांतर के केसेस में भी धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो समांतर के केस में भी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर के केस में भी आप देखा कि धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं किया, और जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर रखा गया तब भी धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब तीसरा जो आपको देखना है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा का मान जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो F का मान क्या हो गया ILB साइन 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, अधिकतम बल कार्य करता है। तो आपने देखा कि यहां जो मान प्राप्त होगा वो मैक्सिमम मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो क्या आपने देखा कि दो केस 0 डिग्री और 180 डिग्री पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन 90 डिग्री पर धारावाही चालक पर मैक्सिमम फोर्स कार्य करता है। अब मैं बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जब आप धारावाही चालक को रखते हैं तो इसकी दिशा, बल की जो दिशा होगी वो कैसे ज्ञात की जाए, तो इसको पहले नोट। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो लगने वाले बल की दिशा निम्न नियम से प्राप्त की जाती है, निम्न नियम से प्राप्त की जाती
है। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली नियम 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम 2, दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 के नियम नंबर 2। अब ये क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ये क्या है? इसको ध्यान से समझ। कहता है अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर आरोपित होगा। ये था हमारा दाहिने हाथ अर्थात दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये क्या करता है कि अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाइए, इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा धारा की दिशा को, ये जो अंगूठा है ये इस प्रकार से ये धारा की दिशा को तथा फैली हुई उंगलियां फैली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और चालक पर जो बल लग रहा है वह हथेली के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। अर्थात आप इस प्रकार से भी इसको देख लें कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये देखिए ये हथेली जो है ये हथेली धारा की दिशा को और ये जो फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो इसके ऊपर से जो जाता हुआ बल होगा वह हथेली के लंबवत ऊपर की ओर आरोपित होगा। तो ये हो गया हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब दूसरा जो नियम है जिससे हम लोग इसकी दिशा को ज्ञात करते हैं वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है वो देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि इसकी 3 उंगलियां कौन कौन, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों परस्पर समकोणिक होते हैं। फिर से सुनिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा जो आपको बताया जाएगा वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्या है? कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर समकोणिक रखना है, जिसमें यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे, मध्यमा धारा की दिशा को बतावे,
तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। और इसी से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही चालक पर कौन सा बल कार्य करता है वो आपने देखा, और बल की दिशा कैसे ज्ञात होती वो आपने देखा। तो बल की दिशा दो नियम से प्राप्त हुई। पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम फिर से समझिए। अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर समकोणिक रखना। इस प्रकार से उसे परस्पर समकोणिक रखना है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और मध्यमा धारा की दिशा को बताता है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक को रखा जाता है तो बल का व्यंजक निकलता है F बराबर ILV sin थीटा, और इसकी दिशा 2 नियम से प्राप्त होती है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था और आपने उससे किया भी कि पिछले वीडियो में मैंने लिंक दे दिया था ऑनलाइन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव जो आपने किया। आज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक को प्रेस कीजिएगा तो आपके 15 क्वेश्चंस का शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर टेस्ट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक को प्रेस करेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, उसे कीजिए। धन्यवाद।